देख रहे हैं नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब। नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस के खास प्रोग्राम जनता मांगे जवाब में आपका स्वागत है। मैं हूं एसपी त्रिपाठी। देश में कोरोना कहर के बीच बिल पर बवाल हो रहा है। ये बिल कृषि से जुड़े हैं और लोकसभा के बाद राज्यसभा में भी पास हो चुके हैं। मंगलवार को राज्यसभा ने अनाज, दलहन, तिलहन, खाद्य तेल, प्याज और आलू को आवश्यक वस्तुओं की सूची से हटाने के प्रावधान वाले विधेयक को मंजूरी दे दी, जबकि इसके पहले बीते रविवार यानी 20 सितंबर को राज्यसभा में कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक के साथ ही कृषक कीमत आश्वासन समझौता और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020 को मंजूरी मिली थी। इस तरह कृषि से जुड़े 3 विधेयकों को संसद की मंजूरी मिल गई। अब तीनों बिल पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते ही ये कानून में तब्दील हो जाएंगे। बिल भले ही पास हो गए, लेकिन इसे लेकर बिल पेश होने से पहले जो बवाल शुरू हुआ था वो थमने का नाम नहीं ले रहा। सदन से लेकर सड़क तक विपक्षी दलों के साथ कई किसान संगठन मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोले हुए हैं। कांग्रेस समेत सभी विपक्षी दलों ने एक स्वर में कहा है कि जब तक कृषि बिलों को वापस नहीं ले लिया जाता तब तक वे संसद के बचे हुए मानसून सत्र का बहिष्कार करेंगे। कृषि विधेयकों के खिलाफ संसद से सड़क तक चल रहे प्रदर्शन के बीच केंद्र ने पहली बार समय से पहले सितंबर में ही रबी की 6 फसलों का एमएसपी 6% तक बढ़ा दिया है, लेकिन इसके बाद भी कृषि बिलों के खिलाफ प्रदर्शन थमने की बजाय और तेज हो रहे हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश समेत कई राज्यों में किसान संगठनों ने 25 सितंबर को किसान कर्फ्यू का आह्वान किया है। इधर कांग्रेस भी 24 सितंबर से केंद्र सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन शुरू करने जा रही है। देखा जाए तो बिल पर जमकर बवाल मचा हुआ है। ऐसे में जनता मांगे जवाब में आज चर्चा इसी बड़े मुद्दे पर। तो कृषि से जुड़े विधेयकों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि इससे किसानों को नई आजादी मिल गई है। इससे उनका सिर्फ भला ही होगा, लेकिन इसके बाद भी बिल पर मचा बवाल शांत होने का नाम नहीं ले रहा। इधर किसानों के बीच उठी चिंगारी को आग में बदलने के लिए विपक्ष बेताब है। कांग्रेस ने तो ये ऐलान भी कर दिया है कि आने वाले दिनों में पार्टी सड़कों पर उतरकर सरकार का पुरजोर विरोध करेगी। कृषि से जुड़े बिल को लेकर कांग्रेस आने वाली 24 सितंबर को मोदी सरकार के खिलाफ देशव्यापी आंदोलन करने जा रही है। लेकिन सवाल इस बात का है कि आखिर इस बिल में ऐसा क्या है जिसकी वजह से इसका विरोध हो रहा है। किसान क्यों आक्रोशित है, उन्हें किस बात का डर सता रहा है। चलिए किसानों से जुड़े जो बिल संसद में पास हो चुके हैं उसके सकारात्मक और नकारात्मक पहलुओं पर विस्तार से बात करें। उसके पहले देख लेते हैं एक रिपोर्ट। कृषि से जुड़े विधेयकों पर सदन से लेकर सड़क तक बवाल मचा है। कई किसान संगठन और विपक्षी दल बिल के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। देश के तमाम हिस्सों में बिल के जबरदस्त विरोध की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जिन बिलों को लेकर सदन से लेकर सड़क तक संग्राम है उसमें से एक है कृषक उपज व्यापार और वाणिज्यिक विधेयक 2020 और दूसरा कृषक कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर करार विधेयक 2020, जबकि तीसरा बिल आवश्यक वस्तु संशोधन है जो कि मंगलवार को ही पास हुआ है। विपक्षी दलों का कहना है कि कृषि से जुड़े बिल किसानों के हितों के खिलाफ और कॉर्पोरेट को फायदा दिलाने वाले हैं। कांग्रेस का आरोप है कि इस तरह से सरकार मंडी व्यवस्था खत्म करके किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य से वंचित करना चाहती है। मोदी जी ने इन 3 काले कानूनों से केवल किसान और खेत मजदूर पर नहीं, इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी वर्गों पर हमला बोला है, उनकी रोजी रोटी पर हमला बोला है, देश के गरीब पर हमला बोला है, उनके पेट पर हमला बोला है, उनकी थाली पर हमला बोला है। दूसरी ओर जो किसान बिल का विरोध कर रहे हैं वो ये सोचकर डर रहे हैं कि नए कानून के बाद उन्हें न्यूनतम समर्थन मूल्य नहीं मिलेगा। उन्हें डर है कि अगर सरकार उनका अनाज नहीं खरीदेगी तो फिर वह किसे अपना अनाज बेचेंगे। अभी तो सरकार अनाज लेकर उसे निर्यात कर देती है या फिर और जगहों पर वितरित कर देती है, लेकिन बाद में किसान परेशान हो जाएंगे। उन्हें यह भी डर है कि कंपनियां मनमाने दामों पर खरीद की बात कर सकती हैं,
क्योंकि किसानों के पास भंडारण की उचित व्यवस्था नहीं है तो उन्हें अपना अन्न कम दाम पर भी बेचना पड़ सकता है। वहीं बिल पर मचे बवाल के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि किसानों को इस कृषि बिल से नई आजादी मिल गई है, अब वे जहां चाहे अपनी फसल बेच सकेंगे। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि नए किसान कानूनों से न तो कृषि मंडियां खत्म होगी और न ही एमएसपी पर कोई प्रभाव पड़ेगा। प्रधानमंत्री के मुताबिक कुछ लोग एमएसपी को लेकर झूठ फैला रहे हैं, किसान भाई सावधान रहें। इन ऐतिहासिक बदलावों के बाद, इतने बड़े व्यवस्था परिवर्तन के बाद कुछ लोगों को अपने हाथ से नियंत्रण जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इसलिए अब ये लोग एमएसपी पर किसानों को गुमराह करने में जुटे हैं। इधर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कृषि बिल को फायदेमंद बताया, साथ ही कहा है कि इससे अन्नदाताओं की आय दोगुनी होगी। वहीं छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले से आने वाला समय किसानों के लिए बेहद खतरनाक है। उन्होंने अपने एक ट्वीट में हैशटैग करके लिखा है कि अब की बार किसानों पर वार। और ये तीनों जो विधेयक अब कानून बने, ये किसानों की आय को दुगना करने के उपाय हैं। हाँ, मंडी में मैंने कहा पहले मंडी चलेंगी, मंडी में आएंगे, जिनको बेचना बेचे, लेकिन मंडी के अलावा बाकी जगह भी उसको बेचने का अधिकार होना चाहिए। विधेयक उसको बाकी जगह भी बेचने का अधिकार देता है। प्रधानमंत्री जी ने स्पष्ट किया है और मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कह रहा हूं, समर्थन मूल्य पर, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदी जारी रहेगी। तो ये 4 जो नियम बनाए हैं, ये देश के किसानों के लिए बेहद घातक है। बहरहाल कृषि बिल पर जो बवाल है वो जल्द थमता नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या जो बड़ा बदलाव हुआ है उससे किसानों को वाकई लाभ होगा या फिर उनकी परेशानी में और ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, स्वराज एक्सप्रेस। तो कृषि से जुड़े जो 3 विधेयक पास हुए हैं उनमें एक है कृषि उपज व्यापार और वाणिज्य विधेयक। केंद्र सरकार का कहना है कि इसमें किसान अपनी उपज कहीं भी बेच सकेंगे, उन्हें बेहतर दाम मिलेंगे और ऑनलाइन बिक्री भी होगी। वही दूसरा विधेयक है मूल्य आश्वासन और कृषि सेवाओं पर किसान समझौता। केंद्र का दावा है कि इससे किसानों की आय बढ़ेगी, बिचौलिए खत्म होंगे और आपूर्ति चेन तैयार होगा। वही तीसरा बिल जो मंगलवार को ही पास हुआ है वो है आवश्यक वस्तु संशोधन। मोदी सरकार का कहना है कि इस संशोधन के जरिए अनाज, दलहन, खाद्य तेल, आलू, प्याज अनिवार्य वस्तु नहीं रहेगी, इनका भंडारण होगा। कृषि में विदेशी निवेश आकर्षित होगा। तो चलिए अब इन तीनों बिलों को लेकर चर्चा शुरू करें, जिसके लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी नेता है विकास बोंदिया जी। विकास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता है जितेंद्र मिश्रा जी, मिश्रा जी आपका स्वागत है। रायपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं लाइव छत्तीसगढ़ बीजेपी किसान मोर्चा के अध्यक्ष संदीप शर्मा जी। संदीप जी आपका स्वागत है। बेंगलुरु से हमारे साथ जुड़ रहे हैं किसान नेता शिव कुमार शर्मा जी। कक्का जी, कक्का जी आपका भी स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार के केन्द्र जी हमारे साथ हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। कक्का जी आवाज आ रही? आ रही। कक्का जी, मैं ये जानना चाहूंगा, दर्शक जानना चाहेंगे, जैसा कि बिल पे बवाल जो मचा है, सरकार का ये कहना है कि किसानों को कृषि बिल से नई आजादी मिल गई है। क्या है आजादी ये? देखिए, यह बोलते हुए सभी नेताओं को शर्म आनी चाहिए। नंबर 1, वो कहते हैं कि किसान कहीं भी अपनी फसल बेच सकता है जी। तो हम तो सैकड़ों साल से अपनी फसल जहां चाहे वहां बेच रहे हैं। ये तो पहले से नियम है और हम जिसको चाहे उसको बेचे, ये पहले से नियम है जी। ये नया क्या है इसमें? जी। प्रधानमंत्री जी जब हमारी गिरफ्तारी हुई दिल्ली में, तो प्रधानमंत्री जी ने 2 घंटे बाद ट्वीट किया कि मैं देश के किसानों को विश्वास दिलाता हूं कि एमएसपी पर क्रय किया जाएगा फसलों को। जी। हमने भी कहा मीडिया को कि प्रधानमंत्री जी बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, हम उनको धन्यवाद देते हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी आपने बड़ा मोटा एक्ट बनाया है, 1 लाख एक किसी वजह, जब आपको हमको एमएसपी पर देना ही है तो आप एक काम करिए, एक लाइन जोड़ दीजिए उसमें कि किसानों को उसकी उपज की समर्थन मूल्य पर क्रय करने की गारंटी का कानून बनाया जाता है।
इतनी हमारी लड़ाई विफल, क्योंकि आज संकट विश्वास का है जी। और वर्तमान में अविश्वास का दौर पूरे देश में चल रहा है जी। इस पूरे एक्ट में सारे नेता झूठ बोल रहे हैं कि किसान कहीं भी माल बेच सकता है, किसान किसी भी भाव में बेच सकता है। ये तो पहले ही झूठ है, जब से हम खेती कर रहे हैं तब से। ये नया कुछ नहीं बता रहा है, सिर्फ भ्रम पैदा कर रहे हैं। अगर आप वाकई में किसानों के लिए शुभ चिंतक हैं, ईमानदार है, तो एक लाइन जोड़ दो ना भाई उसमें। आपने 200 पेज का ड्राफ्ट तैयार किया है, एक लाइन जोड़ दीजिए कि किसानों का फसल उसका एमएसपी पर खरीदने की गारंटी का कानून बनाया जाता है। बात यहाँ पहले अध्यादेश में हमारा आपसे कोई विरोध नहीं है, आप खूब लागू करिए, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे जी। अब आया सवाल जी, थोड़ा कक्का जी मेरी आवाज आ रही? आ रही। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप थोड़ा भाषण टाइप हिल रहे हैं, आप एक स्थिर होकर बैठेंगे, आप गुम जाते हैं बीच बीच में। स्काइप में हैं आप कौन बोल रहे हैं? कक्का जी, एसपी त्रिपाठी बोल रहा हूँ। अच्छा, भाषण ना दे। नहीं, भाषण दीजिए, आप हिलिए मत। अच्छा, ठीक है जी। दूसरी बात क्या है देना तो नेता। दूसरी बात यह है जी कि 1955 में जब देश में अनाज की बहुत कमी थी जी, और आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत अनाज आता था जी, काला बाजारी रोकने के लिए, जमाखोरी रोकने के लिए कानून बनाया गया जी कि किसानों से सस्ते दाम में व्यापारी माल लेकर और जनता को महंगे दाम में ना दे पाए, इसलिए इस कानून को बनाया गया जी। इसने फसलों को बाहर कर दिया है। अब अनाज मोदी जी की भी आवश्यक वस्तु नहीं रह गई है, ये फालतू वस्तु रह गई है। तो इससे किसान लुटेगा और कंज्यूमर को महंगे दाम में अनाज मिलेगा। अब आया सवाल तीसरा जी। मैं बहुत संक्षेप में बोल रहा हूँ। नहीं, आप बोलिए। आया जी। तीसरा ये है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जी। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया जैसे बड़े देश जहाँ पर लैंड होल्डिंग 1000 एकड़, 2000 एकड़, 5000 एकड़ होती है, वहाँ तो ठीक है। यहाँ पर 2 एकड़, 1 एकड़ से लेकर 1 हेक्टेयर तक का जो किसान है 95% है जी। 2 हेक्टेयर तक का जी। अब सवाल है कि बड़ी बड़ी कंपनियां उसकी जमीन लीज पर लेंगी 25 साल, 30 साल, 20 साल के लिए जी। तो किसान क्या करेगा? उसी के खेत में मजदूरी करेगा जी। ये भी चलो ठीक है। इसके बाद एक लैंड बिल चोरी से आया था, केंद्र सरकार राज्यसभा में उसको पास नहीं करा पाई थी, तो फिर 20 राज्यों में भाजपा शासित राज्य थे और ये कहा कि लैंड राज्य का विषय है, इसलिए आप 20 राज्यों में ये लैंड बिल कानून, काला कानून पास हो गया जी। चौथा, इसमें और सुधार करके हमारे दिशाहीन मुख्यमंत्री लेके आए हैं मॉडल एक्ट लेके आए हैं, जिसमें अभी सब में प्राइवेट मंडियां होंगी। 2 हेक्टेयर जमीन मध्य प्रदेश सरकार प्राइवेट मंडियों को देगी, उसमें व्यापारी की मंडी होगी, व्यापारी के सलावती होंगे, व्यापारी का तौलने की मशीन होगी, व्यापारी के द्वारा भुगतान होगा। अरे हम सरकारी मंडियों में लूट रहे हैं, प्राइवेट मंडियों में हमारी खाल नहीं बचेगी जी। क्या आवश्यकता से क्या नियंत्रण रहेगा? तो उस पर और कोई भी ऐसा व्यापारी जिसके पास लाइसेंस आवश्यक नहीं है जी जी, वो केवल पैन नंबर उसके पास होगा, वो किसान का माल खरीद सकता है और करोड़ों रुपया लेके चंपत हो जाएगा। तो किसान कहाँ जाएगा? कोर्ट नहीं जा सकता चारों कानून में। किसान एसडीएम की अपील करेगा जी। एसडीएम की हैसियत आप जानते हो, फिर अपील करेगा कलेक्टर के यहाँ, उसके बाद ज्वाइंट सेक्रेटरी भारत सरकार के पास अपील करेगा जी। तो अब सवाल इस बात का हुआ कि आप चारों कानूनों में न्यायालय से क्यों बचना चाहते हैं? क्या आपका संविधान और न्यायपालिका में विश्वास नहीं रह गया है? क्या बात है जी। न्यायपालिका में जिस प्रधानमंत्री का विश्वास ना हो उसकी नीयत पर हमको शक होता है, क्योंकि हम संविधान अंग्रेजों ने भी अपने जमाने में न्यायालय से जाने से वंचित नहीं किया।
मोदी जी के पूरे कानूनों में आप न्यायालय नहीं जा सकते, चाहे लैंड बिल हो, चाहे एक राष्ट्र कृषि बाजार हो, चाहे जमाखोरी वाला कानून हो, आप नहीं जा सकते। हमारी जमीन अधिग्रहण हो जाए, हम न्यायालय नहीं जा सकते। एसडीएम और कलेक्टर ये हमारा न्याय करेंगे जी। और ज्वाइंट सेक्रेटरी होगा एक, और भारत के 1 करोड़ किसान उसके पास आवेदन कर देंगे तो 4 जन्म में भी फैसला नहीं हो पाएगा। ये व्यवहारिक नहीं है। हमको न्यायालय जाने से न रोका जाए, ये भी हमारी, और इस एक्ट में सबसे बड़ी खामी है। हम बार बार प्रार्थना कर रहे हैं कि आदरणीय, भोजन जो है आवश्यक वस्तु आदिकाल से रहा है, उसको आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 में रखा जाए। अब किसान की फसल को खरीदने के लिए गारंटी दे एसबी पर एक लाइन में लिख के दे कि हर हाल में किसान की फसल को, हालांकि एमएसपी भी इतनी है कि केवल किसान कर्जे में रहकर कुछ सांसें ले सकता है। जी। मोदी जी ने कहा था अपने चुनाव घोषणा पत्र में कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो C2+50 स्वामीनाथन के हिसाब से आपका भुगतान करेंगे। शर्मा जी आपने बहुत सारे आरोप लगाए हैं। हमारे साथ बीजेपी के संदीप शर्मा जी भी हैं, विकास बोंद्रिया जी भी हैं, उनसे हम उत्तर ले लेते हैं और आगे हम आपके पास फिर आते हैं। ये जानना चाहेंगे कि इस कानून बनने के बाद किसानों को और किस तरह से परेशानी होगी, लेकिन जितेंद्र मिश्रा जी से भी आप पूछ लेते हैं, वो लोग भी इसका विरोध कर रहे हैं। जितेंद्र जी, आप फिर हम विकास जी से, संदीप जी हम आपके पास आ रहे हैं, आप ही उत्तर देंगे और विकास जी ही उत्तर देंगे। संक्षिप्त टिप्पणी अग्निहोत्री जी की होगी। देखिए आधा टाइम तो चला गया आपका। नहीं आधा टाइम नहीं, 1 घंटे है पूरा। संदीप जी तो मिलेगा बोलने के लिए। संदीप जी 1 घंटे है पूरा। अच्छा चलिए जी। हाँ। 1 घंटे है, आपको पूरा टाइम देंगे हम बोलने का। चलिए ठीक है जी। 9 मिनट मेरे बोलने दीजिएगा। 9 मिनट बोले हैं महाराज। नहीं ये तो किसान नेता है, घड़ी देख रहा था जी। देखिए त्रिपाठी जी, हाँ तो मैं भी नेता हूँ, कम नहीं हूँ। त्रिपाठी जी, त्रिपाठी जी मेरा ये कहना है जी कि बहुत सारी बातें इस बिल को लेकर के हम सुन रहे हैं जी। बड़ा क्रांतिकारी कदम सरकार ने उठाया है, इससे किसानों की माली हालत बड़ी परिवर्तित हो जाएगी जी। एक बहुत बड़ा चमत्कार मोदी सरकार करने जा रही है, लेकिन मेरी समझ में ये नहीं आता है कि इसको चोर दरवाजे से क्यों लाया गया, क्यों इसको अध्यादेश के रूप में लाया गया, इस महामारी के समय, इस कोरोना की विपदा के समय क्यों लाया गया। क्या ये बहस से नहीं आ सकता था? क्या ये सदन के माध्यम से नहीं आ सकता था? क्या इस पे डिस्कस और डिबेट नहीं किया जा सकता था? लेकिन कहीं कुछ नहीं किया गया। आपने देखा सदन की जो स्थिति है वो भी आपसे छुपी नहीं है। किस तरह से माइक बंद किए गए, किस तरीके से मतदान की मांग को ओवरहो किया गया, कहीं कोई भी चीज पारदर्शी नहीं दिख रही है। इसके बाद भी प्रधानमंत्री का कहना है कि ये किसानों के भले के लिए लाया जा रहा है। एक चीज समझ में नहीं आई कि त्रिपाठी जी इस बिल को लाने के लिए ऐसे कौन से किसान संगठन बहुत मांग कर रहे थे जिनकी वजह से आप इसको जनसेवा को करने के लिए बड़े बड़े व्याकुल हो रहे थे, या आपने कौन से किसान संगठन से बैठ करके चर्चा कर ली इसको लेकर के? ऐसा तो ऐसे इकोनॉमिस्ट, ऐसे एग्रीकल्चरिस्ट प्रधानमंत्री हमने पहली बार देखे जिन्हें किसी किसान संगठन से मतलब नहीं, किसी इकोनॉमिस्ट से बात नहीं करना है और बिल लेकर के आए। एक चीज, दूसरी चीज हमारी तो छोड़ दीजिए, हम तो हो सकता है वॉइस दो, हमारा इंटेंशन हो, लेकिन आपका मजदूर संगठन, आपका किसान संगठन इसका विरोध कर रहा है, आपके स्वदेशी वाले त्रिपाठी जी इसका विरोध कर रहे हैं, आप उनकी सुनने को तैयार नहीं हो। आपको तो लग रहा है किसानों की बहुत बड़ी काया पलट करने जा रहे हैं आप। त्रिपाठी जी एक चीज और मैं देख रहा था कि एक किसान संगठन नहीं है, हिंदुस्तान के सारे किसान संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। वो भी किसान संगठन वाले हैं संदीप जी के पास। मैं बिल्कुल बता रहा हूँ कि बिल्कुल इनके स्वदेशी वाले इसका विरोध कर रहा है, इनके बीएमसी नहीं। आप विरोध क्यों कर रहे हैं जितेंद्र जी? हाँ मैं ये विरोध कर रहा हूँ। आइए कि उन्होंने कैसे पास कराया। त्रिपाठी जी देखिए, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट जो लेकर के आए हैं, इसमें आप क्या बताना चाहते हैं? मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि आपने कहा कि जमाखोरी को रोक देंगे, जमाखोरी कर सकेंगे लोग, यही तो सबसे बड़ी कमी है। यही तो था कि जिस तरह से व्यापारी, देखिए किसान कोई जमाखोरी नहीं करता है, उसके पास इतना पैसा नहीं रहता है कि वो अपना अनाज रोक पाए, वो तो जैसी फसल आती है मंडी में खड़ा हो जाता है जाके। जमाखोर कौन होते हैं? जमाखोर होते हैं व्यापारी,
तो आपने उनको आगे बढ़ाने का रास्ता खोल दिया इस बिल के माध्यम से। आप कह रहे हैं अब जमाखोरी पे कोई नियंत्रण नहीं होगा। दूसरा बिल आप इनके शब्दों को तो देखो, ऐसा लग रहा है जैसे एक ही साथ एक बिल की चर्चा कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता रहा हूं कि आपने जमाखोरी के लिए रास्ता खोल दिया। आपने कहा किसान का भला हो जाएगा। त्रिपाठी जी, ऐसा कौन सा किसान है जो भंडारण करके रखता है, जो रेट बढ़ने पर बेचता है? वो तो बेचारा अपने पैसे देना, उसको कर्ज देना रहता है, फसल आई बेच देता है। और ये आप देख रहे हैं, फसल का रेट जब बढ़ता है, जब वो व्यापारी के पास पहुंच जाती, क्योंकि वो जमाखोरी करते, वो स्टॉक रखते, जब रेट बढ़ता है तब वो बेच देते। सबसे बड़ी कमी इनके इस बिल में है, लेकिन उस पर ध्यान देने की कोशिश नहीं। दूसरा बिल आप देखिए, फार्मर्स एक बिल की बात। हाँ, देखिए मैं दूसरी बात कर रहा हूँ, फार्मर्स इन्फॉर्मेंट एंड प्रोटेक्शन एग्रीकल्चर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस एंड फार्म सर्विसेज ऑर्डिनेंस। देखिए इतना बड़ा नाम दिया, ऐसा लग रहा है कि किसान के हित में बात होगी, लेकिन आप ये देखिए सीधी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को बढ़ावा देने की इसकी तैयारी है। आप ये बताइए 25-25, 50-50 पेज के एग्रीमेंट साइन होंगे। और अभी जो शिव कुमार कक्का जी सुन रहा था मैं, कक्का जी ने भी साफ कहा कि एसडीएम निपटारा करेगा यदि कोई विवाद की स्थिति में बनेगी, डीएम निपटारा करेगा। और जॉइंट सेक्रेटरी एग्रीकल्चर के पास आप जा रहे हो न्यायालय के लिए, आपने, क्योंकि आपकी नीयत में खोट है। आप नहीं चाहते कि किसान न्यायालय जा सके। जितेंद्र जी, संदीप जी सूत्र ले लें, फिर आपको मौका मिलेगा। जितेंद्र जी अभी और मौका मिलेगा, तीसरे बिल के लिए भी आप बताइए, उसमें मौका मिलेगा। जी संदीप जी। देखिए, मैं सबसे पहले जवाब देता हूं, ये जो कह रहे हैं ना कि किसान पहले भी अनाज बाहर ले जाके बेच सकता था और उसमें कौन से इन्होंने तीर मार दिया, तो मैं बताना चाहूंगा त्रिपाठी जी, मैं संदीप शर्मा अगर कहीं अपने अनाज को यहां से लेकर के दिल्ली भी लेकर के जाता अपने बैलगाड़ी में भर के, तो मेरे को कोई नहीं रोक सकता था। लेकिन अगर कहीं मैं किसी दिल्ली के व्यापारी को अपने गांव बुलाता और कहता भैया मेरा धान है, मेरे को तुम्हारा भाव पोसार है, तुम ले जाओ, तो दिल्ली का व्यापारी यदि मेरे गांव आता और उसको भर के जब ले जाता ट्रक में, तो मेरे राजीव के पास का जो मंडी का नाका उसको रोक लेता और कहता कि तुम इसका टैक्स पटाओ। तो अब ये इस चीज को हटा दिया गया कि मैं भले ना जाऊं, लेकिन मैं जिस व्यक्ति को चाहूंगा उसको बेच दूंगा, वो व्यक्ति आएगा मेरे खलिहान से धान मेरे भाव पर अगर कि सौदा पट गया तो लेकर के जाएगा, मंडी का नाका उसको रोक नहीं सकता। इस डिफरेंस को लोग समझ नहीं रहे, कैसे पढ़ते हैं बिल को समझ नहीं आता। किसान कहीं भी पहले बेच सकता था, ऐसा नहीं है, किसान खुद जाना पड़ता। अब किसान जहां बेच रहा है अपने घर से बेच सकता है, मंडी का टैक्स उसको नहीं लगेगा। इस अंतर को समझे, और अगर इस अंतर को नहीं समझते तो इनको किसान नेता नहीं कहलाना चाहिए। दूसरी बात, ये जो कह रहे हैं कि किसानों के फार्म को 25 साल के लिए लीज ले रहेंगे, छोटे छोटे किसान क्या करेंगे? अरे भैया, अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट करना है तो अभी भी बहुत सारे ऐसे बने हुए हैं जिसमें 200-300 किसानों को लेकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो रहा है। और अगर कहीं मान लो किसान तैयार होकर के कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करते हैं, जैसे कि लोग भ्रम फैला रहे हैं कि इसमें किसानों की जमीन को लीज कराएंगे, ऐसा नहीं है। उनका केवल फसल का कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगा, और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जब होगा तो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के तहत जितने भी समझौते और शर्तें होती है सारी चीजें उसके अंदर रहेंगी। ऐसा नहीं है कि कोई चीज अपने मनमाफिक जो है वो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करता जो है वो अपना लिखा लेगा, किसानों की भी शर्तें होंगी। तीसरी बात, 1955 की तुलना में अब हम किसान जो हैं, हमको इतना जो है कमजोर ना समझे, हम भी सारी चीजों का करना सीख गए हैं। अब हम भी ऑनलाइन हो गए हैं, हम भी अब आजकल ई मार्केटिंग करना चाहते हैं, इसलिए हम किसानों को उसी पुराने दसियान उसी 1955 के कानून में न रखें, ये मैं सलाह देना चाहता हूं, ये जो यहाँ पर बैठ करके विरोध की राजनीति कर रहे हैं। अब मैं बताऊं तीसरी चीज में, जिसमें ये लगातार कह रहे हैं कि ये जो आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम में है, अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता कह रहे थे कि 1955 में जिस समय अनाजों का उत्पादन बहुत कम था, देश में आलू प्याज की जब कमी थी, तब इस संशोधन को लाए। नहीं, मुझको पूरा बोलने दीजिए। नहीं, आप ही बोलिए। अरे बीच में सवाल तो कर सकते हैं, तो मेरे मत बुलाइए। हाँ, सवाल तो करेंगे। नहीं, आप मेरा जवाब पूरा होने दीजिए, फिर आप जो भी नहीं, एक सवाल यहाँ जवाब होने दीजिए, इससे मैं भ्रमित हो जाऊंगा। संदीप जी, आप नहीं भटकेंगे, मैं भूल जाऊंगा। जवाब दे दूं पहले, मैं भूल जाऊंगा। आप उन्होंने सवाल ये किया था, सवाल ये किया था, देखिए इस तरह नाराज होने की जरूरत नहीं है। उन्होंने ये कहा था कि आप ये गारंटी लिख दीजिए, जवाब दे दूं, सुनिए ना। नहीं, उन्होंने ये कहा कि आप ये भी गारंटी लिख दीजिए कि समर्थन मूल्य खरीदी होगी। अरे मेरे बोलने तो दीजिए, मैं सब बोलूंगा, मैं डरने वाला नहीं, सब बोलूंगा मैं। अरे डरता कोई नहीं है, कर देता हूँ, डरता कोई नहीं है, डरता मीडिया भी नहीं डरती है। संदीप जी, आप ऐसी भाषा का उपयोग न करें महाराज जी। अरे
तो मेरे को बोलने, आप मेरे को 9 मिनट उनको एक तरफा बोलने दिए और मेरे को आप जो है जी 3 मिनट बाद रोक दिए आप। हम रोक नहीं रहे, हम बीच में आप ही बोलिए। ये जो आवश्यक, हम ये कह रहे हैं कि आप जो बोल रहे हैं, मैं रख लिया प्रश्न आपका। हाँ, कि आप समर्थन मूल्य खरीदेंगे ही ना, पर जी मैं सुन लिया जी, मैं सुन लिया, जवाब दूंगा। हाँ दीजिए जवाब दूंगा, मैं उसका दे रहा हूं आपको, उसका भी जवाब दे रहा हूं। अब ये कह रहे हैं कि आवश्यक संशोधन अधिनियम इन्होंने लाया है। 1955 में महाराज जी खुद ही कह रहे थे कि देश में आलू प्याज की उत्पादन बहुत कम था, काफी कम था अनाज का, उस समय इसको लाया गया। मैं इसे पूछना चाहता हूं, आज आलू प्याज का कितनी कमी है देश में? आज हमारे पास विपुल भंडारण है, विपुल उत्पादन है, धान का सरप्लस उत्पादन है देश में, अब तो हमारे पास कमी नहीं है। तो जिन कानून को देश में अनाज की कमी के कारण लाया गया था, अगर कहीं आज हमारे पास सरप्लस है, किसानों के पास रखने का जगह नहीं है, उसके भंडारण की वाजिब व्यवस्था होनी चाहिए, तो ये कानून ला करके क्या गलत किया गया? एक महत्वपूर्ण बात बता रहा हूं जिसकी जानकारी किसी को नहीं है। इसमें जो लिखा गया है, देखिए कि जो उत्पादन जितने भी हमारे शीघ्र नाशवान वस्तु हैं, आपके लिए भी बता रहा हूं त्रिपाठी जी, मैं आपको इसकी जानकारी देना चाहूंगा कि जो लघु मतलब शीघ्र जो नाशवान वस्तु हैं, उनके खुदरा मूल्य में 100% की वृद्धि किया जा सकता है करेंट ईयर में। कैसा? पिछले 5 साल के एवरेज का निकाल करके जो मूल्य था। अभी क्या होता था कि टमाटर जो 10 रुपये किलो बिका हमारे जो पिछले साल, इस साल वो अचानक 100 रुपया हो गया, 80 रुपया हो गया, या प्याज जो अनाप शनाप, मतलब जो शीघ्र नाशवान वस्तुओं के जो अपर साइड जो रेट बढ़ते थे उसमें कोई लिमिट नहीं था, हमारी सरकार ने उसमें लिमिट स्थापित किया। उसी तरह से आप देखेंगे हमेशा एक शिकायत होती है कि किसानों के अनाज के दाम पिछले 50 साल में मात्र 13 गुना बढ़े। जैसे धान की कीमत 13 गुना बढ़ा, दलहन की कीमत 19 गुना बढ़ा, बल्कि दूसरी चीजों का, लोग सेवा का है, नौकरी के क्षेत्र में जो है, मजदूरी जो है, वो 40 गुना से लेकर के 200 गुना तक बढ़ी। तो एक तरह से जो हमारे चावल, दाल और गेहूं थे, इस पर एक तरह से ब्रेक लगा करके रखा था कि इनके दाम कुछ भी हो जाए 5%, 6% से ज्यादा नहीं बढ़ाए जा सकते, और उसके लिए भंडारण में रोक लगा दी गई थी। अब सरकार ने बैरियर हटा करके कहा कि ऐसी चीजों के दाम पिछले 5 साल के औसत से या पिछले साल के औसत से जो कम होगा उससे 1.5 गुना तक बढ़ा सकते हैं, तब जाकर के अब अनाज की कीमतों में बढ़ोतरी होगी और किसानों को लाभ होगा। इन चीजों को समझ नहीं रहे हैं, ये इनकी समझदारी चलिए वो समझ नहीं रहे, लेकिन हमारी बात का उत्तर आपने नहीं दिया। होता है हमारी बात का उत्तर नहीं दिया आपने। इनका जवाब अरे हमारी बात का उत्तर आपने दे दिया। दे रहा हूं जी, रहेगी आप दे रहा हूं ना। जो समर्थन मूल्य की बात है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, कोई भी किसान मंडी में हो या बाहर मार्केट में वही बेचेगा जहां उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा। इसलिए ये जो चिंता व्यक्त कर रहे हैं कि बाहर उनके संग लूट होगी, तो मैं बताना चाहूंगा मंडी की व्यवस्था जो पुरानी व्यवस्था है, जिसमें इनका दावा है कि वहां पर समर्थन मूल्य में चीजें बिकती है, वो व्यवस्था जारी है। इसलिए वहां पर चिंता ना करें, समर्थन मूल्य में बिकेगी। अगर दोनों जगह में जहां पर किसान स्वतंत्र है वहां अपना माल बेचने के लिए स्वतंत्र है, ये गुमराह करने से बाज आए। जिस तरह किसान स्वतंत्र है, लेकिन संदीप जी किसान के पास इतना दिमाग है, उन्होंने कहा कि पैन कार्ड जिसके पास होगा वो मंडी का संचालन कर सकता है और वो पैसा लेके भाग जाएगा, उसकी गारंटी कौन है? उसके अगला लाइन त्रिपाठी जी, उसके नीचे लाइन को भी पढ़िए। एवं इसके साथ सरकार जो और शर्तें लगाएंगी जी, उसके नीचे की लाइन को पढ़िए ना। वो तो बोझा ला देंगे, बोझा उनके ऊपर, काहे को दुबले हो रहे हैं बाकी भाई लोग। अगले लाइन को पढ़िए, पैन कार्ड के साथ। अरे संदीप जी आपने पढ़ा है ना? हाँ मेरे पास है। हाँ तो वो मैंने पढ़ा है। और शर्तें लगाएंगे, शर्तों को उल्लेखित कर देते ना। वो है, सुनिए, वो सारी शर्तें हैं। एक मंडी में जो खरीदी करने जाता है, एक व्यापारी बोली लगाने जाता है, वो सारी शर्तें उनके संग रहेंगी। आप मत भूलिए इस बात को, चिंता में दुबले होने मत कहिए, दुबले हो रहे हैं मत होइए। मंडी में जो शर्तें कानून है वो सारे कानून उनके साथ लगेंगे। चलिए एक मिनट, बोंद्रिया जी चलिए आप भी उत्तर दीजिए। संदीप जी काफी नाराज से हैं। संदीप जी आपने एक बात कही, थोड़ा सा ये अच्छा नहीं लगा। आप जैसे वरिष्ठ नेता, मेरे कोई नेता को देखिए, मेरी कोई बात खराब लगी होगी तो मैं उसके लिए उत्तेजित नहीं, मेरी कोई बात आपको, अगर मेरा आशय आप नहीं है, मेरा आशय आप नहीं होते। मेरी बात तो सुनिए। आपने एक बात कही, मुझे ये होना चाहिए, आपने एक बात कही कि मत बुलाइए,
अरे साहब, हम आपको बुला के आपको पक्ष रख करके इस चैनल में हम मौका दे रहे हैं, आप इस तरह क्यों बोल रहे हैं कि हमको मत बुलाया करिए? ये तो आपका, अगर कक्का जी या नहीं, आप मेरे को 3 मिनट बाद रोक, त्रिपाठी जी। नहीं, हम रोके नहीं है। त्रिपाठी जी देखिए, मैं सुनिए, आज अभी मिनट तक बोले, अभी आप सत्ता पक्ष से हैं, सुनिए, विपक्ष आरोप लगाता है, सत्ता पक्ष उत्तर देता है, सत्ता पक्ष के उत्तर में अगर कहीं संतुष्टि नहीं है तो उसमें हम आपसे पूरक प्रश्न कर सकते हैं। आप बताइए, आप आगे बोलाइए। चलिए नहीं, सुनिए, आप मेरे को उनके जितने सवाल थे उनके जवाब में 3 मिनट नहीं बोल पाया था। 2 व्यक्तियों ने मिल करके 16 मिनट में बोला है, आरोप लगाया है। मैं 3 मिनट नहीं बोल पाया, मैं घड़ी लेके बैठा हूँ। चले मुद्दों पे बात आप। त्रिपाठी जी, अगर मेरा तर्क गलत है तो आप बोलिए। विकास बोंद्रिया जी, आप जवाब दिए तो समय देना पड़ेगा। भाजपा नेता है विकास बोंद्रिया जी, और इनका बहुत बड़ा कृषक जगत, एक बहुत बड़ा अखबार निकलता है, कृषि से ही जुड़े हुए हैं ये। जी बोंद्रिया जी, इसमें क्या है जो कक्का जी ने आरोप लगाया कि आप एक चीज जोड़ दीजिए कि भाई समर्थन मूल्य पे खरीदी होगी ही उस नियम के साथ, गारंटी ले लीजिए, बात खत्म। कक्का जी, पता नहीं, कक्का जी तो बहुत गुणी हैं और कृषि के मामले में बहुत कृषि व्यवसाय के बारे में भी सब कुछ समझते हैं। पता नहीं कक्का जी क्यों ये गलतफहमी में है कि दोनों चीजों को जोड़ा जाना बहुत जरूरी है। देखिए त्रिपाठी साहब, बड़ी स्पष्ट बात, मुझे लग रहा है कि किसानों के संबंध में जो नवीन कार्य करने सरकार ने किए हैं और कानून बना के किए हैं, उसके प्रति प्रधानमंत्री जी बार बार खुद होके प्रत्युत्तर दे रहे हैं। उससे हमें समझना चाहिए कि सरकार की संवेदनशीलता कितनी है, सरकार अपना पक्ष रख रही है। मैं प्रयास कर रहा हूं कि कक्का जी को जो गलतफहमियां या संदेह है या स्पष्टताएं चाहिए उनको हम कर सकें, क्योंकि ये बिल है किसके लिए? आखिर किसानों के फायदे के लिए, ये व्यापारी के लिए नहीं है, मंडी कर्मचारियों के लिए नहीं है, मंडी के मजदूरों के औचित्य के लिए नहीं है। सबसे पहला औचित्य है किसान जी, बाद में सब कुछ है जी, और बाद में उपभोक्ता भी बाद में है। मेरा जो एमएसपी के मामले में कहना है, देखिए इस बिल का और एमएसपी का दोनों अलग अलग ट्रैक है। ये बिल एक विपणन इकोस्फीयर, एक व्यापार का इकोस्फीयर डेवलप करने का प्रयास करता है जिससे कृषि उत्पादों का व्यवसाय हो सके। ये उससे संबंधित है ही नहीं कि किसान को मिनिमम सपोर्ट प्राइस सरकार से मिल जाए। अरे साहब, मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो हर प्रदेश की एपीएमसी में, जो अभी संदीप भाई भी चर्चा कर रहे थे, जो एपीएमसी के एक्ट है उसमें दर्ज है, मध्य प्रदेश के एपीएमसी में एक्ट में दर्ज है कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस से कम पे किसान की फसल का सौदा नहीं हो सकता। तो एपीएमसी को तो खत्म किया नहीं गया है, एपीएमसी तो लागू रहेगी। वो अगर वर्तमान की एपीएमसीज हो या प्राइवेट मंडियों को भी उसमें एड ऑन कर रहे हो उन एपीएमसी एक्ट में, तो उसके लिए भी वो तो चीज लागू रहेगी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस दोनों तरफ रहेगी। अब कक्का जी ने एक बड़ा सवाल उठाया, वो हमारा भी उत्तर दे दिया है, आप कुछ मैं इतर दे रहा हूँ। आज भी कक्का जी को मालूम है इस पूरे हिंदुस्तान में खाद्यान्न का उत्पादन कितने अरबों करोड़ का होता है। क्या सरकार आज भी संभव है, प्रदेश की सरकारें और राष्ट्र की सरकार मिला के, कि इन खाद्यान्नों को खरीदने की हैसियत रखती है? आज भी हम 5 से 6% फसलों को जी मिनिमम सपोर्ट प्राइस पे खरीद पा रहे हैं, और उसमें से तो बहुत सारे प्रदेश हैं जो कुछ भी खरीदी नहीं करते हैं एमएसपी पे। फिर क्या होगा साहब? अगर उसे कानून का, देखिए एमएसपी जो है वो प्रशासकीय ऑर्डरों के माध्यम से एक सरकार की लोक कल्याणकारी नीति के तहत उठाया गया कदम है। भाई भारतीय जनता पार्टी भी तो एक राजनीतिक संगठन है ना, क्या हमें किसानों के वोट नहीं चाहिए? क्या किसानों का वोट हम क्या नहीं लेना चाहेंगे? अगर हम वोट लेना चाहेंगे तो हम उनके प्रति लोक कल्याणकारी काम करेंगे, अगर एमएसपी पर हम खरीदेंगे। ये आरोप ये है कि जो बड़े उद्योगपति हैं उनके हाथों में आप खेल रहे हैं। ना, देखिए बड़े उद्योगपति का विषय नहीं। देखिए व्यापार व्यवसाय में जी, अगर हम किसान की उपज के खरीदारों की संख्या में वृद्धि चाहते हो, हम चाहते हैं कि त्रिपाठी जी भी इस खरीदी मन में आए। आज त्रिपाठी जी शेयर तो खरीद सकते हैं रिलायंस का जी, लेकिन आज गेहूं नहीं खरीद सकते, मात्र 3 क्विंटल खुद के उपयोग के लिए खरीद सकते हैं आज त्रिपाठी जी आप जी।
मंडी के बाहर आप नहीं हाँ। खरीद सकते। हम चाहते हैं कि त्रिपाठी जी को भी कल को मौका पड़े कि भाई वो भी चाहते हैं कि 2 ट्रक गेहूं रख लूं, मैं इसका सौदा करूं, फिर आगे देखूंगा क्या लाभ नफा होगा। अरे भाई त्रिपाठी जी को लाभ नुकसान हो जो हो, लेकिन हमारे किसान को तो ज्यादा खरीदार जब बाजार में मिलेंगे तो यकीनन। अरे भंडारण की स्थिति है क्या? आप इतना भंडारण कर पाएंगे? किसान के पास है? सरकार, मैं बड़ी माफी के साथ कह रहा हूं, सरकारों के बस की बात नहीं है कि कुल हिंदुस्तान के किसानों का जितना श्रम से खाद्यान्न पैदा होता है वो संग्रहित करने के गोदाम बना ले। तब तो हम चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ बिजनेस पर्सन इसमें एड ऑन हो, जो जब चाहे ऐच्छिक रूप से, पूर्णकालिक रूप से इस तरह के व्यापारों में आए, ताकि हमारे किसान के गेहूं, धान, मक्का, ज्वार, बाजरा को खरीदने के लिए व्यापारी खड़ा रहा। एक नहीं खरीदेगा, दूसरा खरीदे, दूसरा नहीं, तीसरा। अच्छा, तीसरी बात, त्रिपाठी जी पता नहीं आगे बढ़ना, बहुत शॉर्ट कर रहा हूं, पूर्णकालिक तो आपके पार्टी में होते हैं। खौफ बनाया जा रहा है कि बड़ों को मौका इस धंधे में दिया जा रहा है। अरे साहब, क्या रिलायंस और अडानी क्या खेत के मेड़ पे फसल खरीदने जाएंगे? क्या जियो मार्ट वाले जाएंगे? उनके लोग जाएंगे ना, चेन बनेगी ना। हम चेन ही तो चाहते हैं, हम यही लॉजिस्टिक मैनेजमेंट तो चाहते हैं, इसी में तो इन्वेस्टमेंट चाहते हैं। और तीसरी बात, अडानी के पास आज कितने सीलों की क्षमता है, रिलायंस के पास कितने वेयर हाउसेज की क्षमता है? हिंदुस्तान का किसान जितना उगाता है क्या उतनी क्षमता की? अरे साहब, उसकी 0.5% भी किसी की क्षमता नहीं है स्टॉकिंग की। अब आप सोचिए, जब आप वो गोदाम बनाएंगे तब किसान आगे बढ़ते जा रहे हैं। मैं कह रहा हूं, अब आप दूसरी बातें ला रहे हैं। एक बार आपने इतनी सारी बातें एसेंशियल कमोडिटी एक्ट, अरे साहब, क्या एक पक्ष लोहे पे एसेंशियल कमोडिटी एक्ट नहीं लगता था? क्या सीमेंट पे नहीं लगता था? क्या दूध पे नहीं लगता था? समय की मांग है। जो चीज में हम मुनासिब उत्पादन कर रखे हैं उसमें हमें जमाखोरी का विषय नहीं है। आपकी टिप्पणी व्यापार को मौका दे रहे हैं। विकास जी, अब वो चूंकि बहुत देर हो गई है, अग्निहोत्री जी आपकी टिप्पणी एक बार फिर कक्का जी के पास चलेंगे, जितेंद्र जी आपके पास भी आएंगे। जी, मुझे लगता है कि 70 सालों में जो कुछ हुआ है जी, 10 सालों की मोदी गवर्नमेंट जो है वो सब चीज को अलट पलट देना चाहती है जी, और बहुत सी चीजें उन्होंने अल्टी पल्टी भी हैं जी, जिसकी वजह से लगातार विरोध के स्वर जो है वो निकल करके बाहर आ रहे हैं। एक और बात जो मुझे समझ में आती है कि जो बात देश को पहले समझाने की होती है, पहले हम समझा लें, उसके बाद उसका कानून बनाएं। उस बात को जो है उसमें मुझे लगता है कहीं कमी नजर आती है। पहले आप कन्विंस कर लीजिए देश को, किसानों को, ये जिसके बारे में भी बिल लेकर के आ रहे हैं, जिसके बारे में भी कानून पलटने जा रहे हैं, तो पहले उनको कॉन्फिडेंस में ले लीजिए, उसके बाद फिर आप पलटिए। लेकिन हो ये ऐसा पा नहीं रहा है। देखिए, मोदी जी कुछ भी समझाएं बिल आने के बाद, कानून बनने के बाद, हमारे विकास बोंदिया जी कुछ भी समझाएं, हमारे संदीप भाई कुछ भी समझाएं, लेकिन जिसको समझना नहीं है वो समझेगा ही नहीं, क्योंकि वो तो समझ रहा है कि हमको नहीं समझना है, समझते हुए भी नहीं समझना है। तो देश में जो चीज अच्छी होने जा रही है, यदि आप उसको समझ करके भी नहीं समझना चाहते हैं और केवल विरोध के लिए विरोध करना चाहते हैं, तो मुझे लगता है ये गलत है। इसको आप समझिए, बूझिए, और जो बात लाभ की होने वाली है, सीए के मामले में भी यही हुआ, और जो दूसरे कानून बने उनके बारे में भी यही हुआ कि देश के लोगों को पहले कॉन्फिडेंस में आप लीजिए, उसके बाद बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हो उल्टा रहा, पहले कॉन्फिडेंस को लीजिए। जी जी, कक्का जी, अक्षरशः जो आपने बोला था उसका अक्षरशः उत्तर मिला है, पॉइंट टू पॉइंट उत्तर मिला है। उत्तर तो है ही नहीं है जी। चलिए, ये तो किसी बात की दौंदा बेली करने का वो है जी। अभी जो पत्रकार महोदय कह रहे थे, ये बात सही है कि कॉन्फिडेंस में किसान को लेना चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये देश के बहुत बड़े भाग का फैसला है, इसको आनंद फानंद में अध्यादेश जारी कभी भी नहीं किया जाता है जी। कि ऐसा कोई देश में आपातकाल लग गया था कि हमको इसकी जरूरत थी, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये 3 बातों से बच रहे हैं जी। वैसे तो आप इसमें बहस करा लीजिए, रात भर बहस चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है जी। इस साल मक्का की परचेजिंग समर्थन मूल्य पे नहीं की सरकार ने, मूंग की भी नहीं की। ये मध्य प्रदेश में कि केंद्र में? 1750 रुपया मक्का की। हाँ, एक बार कक्का जी, मध्य प्रदेश में कि केंद्र में नहीं की?
तो मक्का नहीं लिया तो मक्का पैदा करने वाला, बीच में नहीं बोलिए आप, मैं बीच में नहीं बोलता हूँ और मैं ये पसंद करता हूँ कि आप बीच में हो गए, आपका जब बारी आई तब बोलिए। तो मक्का में नहीं लिया तो कृषि मंत्री जी ने वो जवाब नहीं दे पाए, मूंग भी नहीं ले पाए। तो ये समर्थन मूल्य पर जिनका जो लाई जाती थी फसलें वो नहीं ली, उससे आदिवासी क्षेत्रों में काम करने वाले किसान परेशान हो गए, वो बर्बाद हो गए बेचारे, उनका मक्का 1900 बिक गया जी। तो ये कुल मिलाकर जो इसकी मंशा दिख रही है इस कानून की जी कि ये हम समर्थन मूल्य पर कोई भी फसल नहीं खरीदेंगे, इस पर दबाव है WTO का। जी WTO लगातार भारत सरकार पर दबाव दे रहा है कि भारत के किसानों का जो उत्पादन है उसको समर्थन मूल्य पर लेना आप बंद करिए। ये आज से नहीं है, करीब 10 साल से दबाव है और ये सरकार लगातार उस दबाव में आती जा रही है। इसका मूल मंत्र ये है। अच्छा, अब रहा सवाल कि हमने फिर प्रार्थना की आप प्रधानमंत्री जी से कि आपने जब 200 पेज कूद डाले तो एक लाइन यदि आप बड़ी मर्दानगी से कह रहे हैं कि हम समर्थन मूल्य पे खरीदेंगे तो एक लाइन जोड़ दो ना उसमें। आप इसको जोड़ने में आपको क्यों तकलीफ हो रही है कि समर्थन मूल्य पर क्रय करने की गारंटी देते हैं? तो यहाँ आपकी एक बेईमानी दिखाई दे रही है जी। तो ये सवाल नियत साफ दिखाई दे रही है। अब रहा सवाल ये धरती माता का, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का, तो मैं बता दूं ये बड़ा मामला सेंटिमेंटल है। मेरी माँ की भी माँ, वो पूरे देश के किसानों की माँ धरती माँ होती है हमारी, और हमारी माँ को हम कैसे किराए पे देंगे, कैसे कॉन्ट्रैक्ट पे देंगे? जी, कौन कॉन्ट्रैक्ट पे दे सकता है कि अपनी माँ को? तो धरती माता से हमारा लगाव जुड़ा होता है और उस पर किसान मजदूरी करे हमारा, ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। आवश्यक वस्तु अधिनियम से अनाज को बाहर कभी नहीं करना चाहिए क्योंकि संसार में इससे आवश्यक कोई चीज नहीं है। भोजन आपको शाम को नहीं मिलेगा तो आपको रात में नींद नहीं आएगी। जी। ये अन्न देव है, अन्न देव को भगवान किसान पैदा करता है जो साक्षात महादेव का अवतार है। इसलिए ये तीनों बातें किसानों की समझ से परे हैं। जी। अब सवाल इस बात का है कि हम सिविल कोर्ट क्यों नहीं जा सकते? फिर नियत पे साफ मैं चर्चा कर लेता हूं। जी कक्का जी संक्षेप में थोड़ा सा। जी संदीप जी संक्षेप ये तो एंड ही हो गया है क्योंकि मैं तो ज्यादा चिल्लाता भी नहीं हूँ। जी। सिविल कोर्ट हम नहीं जा सकते। जी। तो ये न्यायालय से वंचित करना भी एक बेईमानी है, गैर संवैधानिक बात है। अंग्रेजों ने भी नहीं की जो इन्होंने की है। जी 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 संदीप जी आप कक्का जी के बारे विकास जी उत्तर देंगे कि न्यायालय क्यों नहीं जा सकते हैं, लेकिन बाकी जो बातें कहीं आप उसका उत्तर दे सकें। जी जी देखिए मैं आपको बता रहा हूं जी। न्यायालय जो है जुडिशरी का अपना एक जो दायरा होता है, उसका जो लिमिटेशन होता है, उस लिमिटेशन के कानून के तहत जो जहां जो न्यायालय आएगा उसमें सब जा सकते हैं। ये भ्रम फैला रहे हैं। मैं आपको एक चीज बताता हूं, ये जो मक्का की खरीदी की बात कर रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा जो संदीप जी वो बोल रहे हैं कि भ्रम नहीं फैला रहे हैं, जो भ्रम नहीं फैला रहे हैं। मैं आपको मेरी बात, आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? बीच में क्यों बोल रहे हैं? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? अब क्यों बोल रहे हैं बीच में? आप क्यों बोल रहे हैं बीच में? मेरा जवाब सुन लीजिए पूरा। कक्का जी सुन लीजिए जी। पहले सुन लीजिए, बात कीजिए। आप सुन लीजिए, आप सुनिए। देखिए मैं आपको बता रहा हूं, जो मर्दानगी के शब्द का प्रयोग कर रहे हैं उन्हें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। मक्का की खरीदी की जो बात है, मक्का की खरीदी सरकार जो है खरीफ की फसलों की मक्का खरीदी करती है, रबी का मक्का नहीं खरीदती। जो पिछले सीजन में रबी के खरीफ की फसल हुआ जिसको जुलाई 19 में बोए थे, उस मक्का की खरीदी सरकार ने जो पूरे प्रदेश नहीं मेरी बात बोलने दीजिए कक्का जी, उनकी बात आ जाए, बात पूरी। तो उसकी मक्का की खरीदी दिसंबर 2019 से लेकर के मई 2005 तक होनी थी। मैं बता रहा हूं त्रिपाठी जी, इस साल मक्का का रेट समर्थन मूल्य से ज्यादा चला है। पूरे देश के किसानों ने डायरेक्ट व्यापारियों को बेचा है 2000 और 2100 रुपया में खरीफ के मक्का को। लेकिन रबी का मक्का जो दिसंबर 2019 में बोए थे, जिसका फसल जून जुलाई में आया है या मई में आया है, उसकी सरकारी खरीद सरकार नहीं करती। वो मक्का जरूर जो है समर्थन मूल्य से काफी नीचे बिका है। उसका भी कारण मैं बता रहा हूं, पूरे देश में अभी जो लॉकडाउन लगा, निर्यात रुक गया मक्का का, पोल्ट्री का पूरा व्यवसाय ठप हो गया। और ये पोल्ट्री का सबसे बड़ा वो बनता है, इसका दाना
तो इनको ये बता दूं कि खरीफ की फसल का जो मक्का है वो ऑलरेडी इस बार समर्थन मूल्य से ज्यादा बिका है। मैं खुद बेचा हूं, इसलिए हमने बाहर बेच दिया 2000 रुपये में। हम कहा 1740 रुपये में ले जाके बेचते सरकारी खरीद में। इसलिए ये भ्रम नहीं फैलाए। देखिए, मैं तो छत्तीसगढ़ में हूं, यहाँ पर तो कांग्रेस की सरकार है। मैं आरोप लगा सकता था कि यहाँ की राज्य सरकार ने नहीं लिया, लेकिन हकीकत जो है उस हकीकत को बताना चाहिए पूरे देश दुनिया में। तो ये भ्रम न फैलाएं। एक बात और कि इन्होंने धरती को माता है, हम सब माता मानते हैं, लेकिन जो लोग भारत माता की जय नहीं बोलते उनको ये शोभा नहीं देती। रह गई बात धरती माता को कॉन्ट्रैक्ट में देने की, तो हम लोग तो वैसे ही रेखा देते अपने खेत को कि भाई तुम्हें 3 साल के लिए हमारा भटकाने का प्रयास है। नहीं, संदीप जी मुद्दों से इतर ले जाने की कोशिश है आपकी। जिस तरह का भाषण आप दे रहे हो उसमें तर्क नहीं आ रहा है, उसमें तथ्य नहीं आ रहे हैं। तो कहाँ आ गए ये माता? नहीं, देखिए आप भारत माता की बात कहाँ से हो गई इसमें आप ऐसी भारत माता की जय की आप बहस करा लीजिए, उससे बैठ जाइए एक दिन, भारत माता की जय पे भी बात कर लेंगे। देखिए, नहीं चिड़ नहीं रहे आप, मुद्दों से भटकाने का प्रयास कर रहे हैं। क्यों चिड़ गए आप? खासियत है। देखिए त्रिपाठी जी, चलिए ये भारत माता की जय का शब्द अलग करें जी, अपनी बात करें मुद्दे पे जी। चलिए त्रिपाठी जी आगे त्रिपाठी जी जो कॉन्ट्रैक्ट में धरती माता को नहीं देने की बात कर रहे हैं, हम किसान हैं, हम ऑलरेडी जमीन को अपने गांव में भी रेखा खेती करने के लिए 3 साल 4 साल के लिए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट में देते हैं। हाँ। कि हमको 4 साल इस खेत को तुम बोना, इसके बाद हमको इनका अनाज देना। हम अधिया खेती भी करते हैं, रेखा खेती भी करते हैं। तो अधिया में हम जिसको बटाईस बोलते हैं, रेखा जो होता है वही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है। तो हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ऑलरेडी अपने जीवन में पहले से करते आए हैं। इसका स्वरूप छोटा था, अब ये बड़े स्वरूप में इसके लिए कानून बन गया है और उसकी इजाजत दे रहा है, इसलिए वे बड़े क्षेत्र में जाएगा। इसलिए इसके बारे में ये कहना कि हम धरती माता को कॉन्ट्रैक्ट में नहीं देंगे, फलाना नहीं करेंगे, ढिमका, ये जो भावनात्मक बात जो की है ना, इसलिए मैं बोला हूं, आप इस बात को समझिए, मेरा आग्रह ये है। चलिए जितेंद्र जी, आप विकास जी आपको उत्तर देना है, न्यायालय नहीं जा सकते, लेकिन जितेंद्र जी की त्रिपाठी जी तीसरा पॉइंट रह गया। देखिए त्रिपाठी जी, तीसरे पॉइंट में जो बात हो रही है एपीएमसी की, आप ये देखिए कितना बड़ा झूठ परोसा जा रहा है। एपीएमसी को खत्म करने की कोशिश है, लेकिन उसको कहा नहीं जा रहा है। आप ये बताइए, जब एपीएमसी में व्यापारी किसान जाता है तो उसको टैक्स देना पड़ता है। आपने प्राइवेट मंडियों को टैक्स माफ कर दिया, क्या चाहते हैं आप? क्या नहीं, बिल्कुल किया है। दूसरी चीज, ये आंदोलन कल खत्म हो जाए, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। आप लिख दीजिए कि एमएसपी लीगल राइट में आएगा, लिखने को तैयार नहीं हो। आप एमएसपी को लेकर के आपकी नियत में शंका समझ में आती है। आपको एक लाइन लिखने में क्या बुराई है कि एमएसपी खत्म नहीं होगी, एमएसपी की गारंटी है, क्योंकि सारा खेल तो एमएसपी पे टिका है। आप ले जा करके 1 साल फायदा दिला करके दूसरे आप देखिए बिहार में एपीएमसी खत्म हुई, क्या हुआ? आज 1800 रुपए का जो रेट मिलता था, मैं वही पढ़ रहा था, 1000-1200 रुपए पे ला करके आपने टिका दिया। आप क्या चाहते हो कि जो सरकारी मंडी है वो बंद हो जाए और अडानी अंबानी की बाहर दूसरी मंडी खुल जाए? इसको लेकर के आपका प्रयास है। आप नहीं, देखिए आप 2003 में, देखिए 2003 में अटल जी की सरकार में भी एक मॉडल लेकर के आए थे। 15-18 सरकारें थी आपकी उस समय, आज 2020 हो गया, उस पे काम क्यों नहीं कर पाई आपकी सरकारें? अब आप एक नया शिगुफा लेकर के आ गए कि साहब वो एमएसपी को खत्म नहीं करेंगे। अरे तो लिख के देने में आपका क्या जाता है? लिख करके दे दीजिए। आप देखिए उलझाने का प्रयास बिल्कुल नहीं कीजिए। और साथ में जितेंद्र, संदीप जी ने कहा है कि उसके नीचे भी कानून लिखा है। नहीं देखिए, जो प्राइवेट मंडियां हैं, मैं आपसे क्या कह रहा हूँ, उन पे अलग अलग तरीके से बंदिशें लगाई जाएंगी। आज का किसान बहुत समझदार हो गया, वो आपकी नियत को पढ़ रहा है, इसलिए खड़ा है वो आपके विरोध में, क्योंकि उसे मालूम है कि जिस तरह से आप जैसे वो होता है ना, एक स्टार बना देते टर्म्स एंड कंडीशन, उस तरह से उलझाने का प्रयास मत कीजिए, किसान को बर्बाद करने का। आपने बीएसएनएल के आपने क्या बोला कि ये पीएनटी काम करता रहेगा, कोरियर्स को आने दीजिए, क्या हुई हालत पीएनटी की? आपने कहा जियो आएगा, कंपटीशन बढ़ेगा, बीएसएनएल एमटीएनएल हमारे व्यापार करते रहेंगे। आज क्या जियो के मार में बीएसएनएल और एमटीएनएल बिकने को तैयार? मुद्दा आपने वो काम किया है, वही आप मंडियों के साथ करना चाह रहे हैं, वही आप देखिए। आप अभी कह रहे थे किसान हमारे वोटर है, किसान के साथ धोखा। आपने किसके साथ धोखा नहीं किया?
अब रहा सवाल, फिर आपको अडानी अंबानी की मदद करना है, फिर अडानी अंबानी की मदद करना है, तो आप फिर उनको मजबूत करने के लिए किसान को धोखा देने का प्रयास कर रहे हैं। लाल किले से कहते हो कि किसान कहीं भी बेच सकता है फसल, उसको आजादी मिल गई। अरे कब किसान को रोका गया? किसान यहाँ से लेकर उन्होंने एक चीज बताई कि कोई बाहर का व्यापारी नहीं आ सकता था, यहाँ का आदमी जा सकता है। साहब मैं एक और बात कहता हूँ, मेरा कहने का मतलब है भाई जितने आप लाइए, हम बिल्कुल तकलीफ नहीं है हमको, लेकिन कम से कम उन पर कुछ सिकंजा तो कसिए। उन पर 6 से 7% टैक्स, जो देखिए सीधा से सवाल है कि जो ट्रेडर्स बिल्कुल टैक्स देगा, वो टैक्स देगा तब तो किसान भी पैसे देखिए प्राइवेट शुरू करो, टैक्स देगा उतना पैसा। देखिए टैक्स आप देखिए आपको क्या होगा कि आपकी प्राइवेट मंडी में कौन जाएगा? 6-7% का आज मंडी में जो टैक्स आप उस मंडी को देखिए नहीं, देखिए संदीप जी, आप जब 7% टैक्स वहां लेंगे और जो आपकी अडानी अंबानी की मंडी खोलेगी वो टैक्स कहाँ से आ गए, कहाँ जाएगा? वो चीज बताने का प्रयास कर रहे हैं जो आपके अंदर पनप रही है, वो आपकी प्रयास पल रही है। आपने एयर इंडिया बर्बाद किया, आपने उस पर सपोर्ट कर रहे हैं कि रक्षा मिल रहे, आप विरोध के लिए विरोध कर रहे हैं। आपने एनआरसी में झूठ फैलाया, अरे भैया कृषि की बात तो कर लो, झूठ फैलाए, कृषि की बात तो कर लो। 2 लाइन जोड़ने में अगर आपको तकलीफ है तो गलत है। सुनिए जितेंद्र जी, विकास जी आपसे उत्तर चाहिए। जो एक्ट बन रहे हैं, जो कक्का जी ने आरोप लगाया, वो बहुत गंभीर मुद्दा है कि हम कोर्ट नहीं जा सकते। हम एसडीएम के यहाँ, अगर वहां से आगे बढ़ते हैं तो कलेक्टर के यहाँ, और उसके आगे बढ़ते हैं तो ज्वाइंट सेक्रेटरी केंद्र के यहाँ जा सकते हैं। हम केंद्र में जो एक्ट बन रहा है वो ये है। अब आप इसमें बता दीजिए किस मामले में, जो भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, केवल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, मैं उसी के सुनिए ना, लैंड एक्विजिशन एक्ट में 1894 से कलेक्टर की ही सुनवाई होती है प्रथम तय, बाद में सिविल कोर्ट होता है, इसमें भी सब ओपन रहेगा बाद में। देखिए अरे तो लिख के तो देखिए विकास जी, सवाल जितेंद्र जी कुछ आपको देना नहीं है, आप नहीं देखिए मुझे झूठ बोलने का काम नहीं चलेगा। एमएसपी की बात अगर लिखित गारंटी देंगे तो ये मान्य होगी, कहने से कुछ नहीं होता है। सुनिए त्रिपाठी साहब, बड़े ही संकोच के साथ मैं कह रहा हूं कि इस पूरी चर्चा में मैं कांग्रेस की राजनीतिक बयानबाजी को नजरअंदाज कर रहा हूं। कक्का जी बैठे हैं ना, किसानों के प्रतिनिधि, हमारा वास्ता किसानों से, उनके संदेह दूर करने से, उनसे नहीं है जो खुद के घोषणा पत्र में कुछ लिखते हैं, आप कुछ बयानबाजी करते हैं। मैं माफ करिएगा कृपया करके, मैं एकदम बिल्कुल रिप्लाई नहीं करूंगा आपके आरोपों का, मैं कर सकता हूं लेकिन समय खराब नहीं करूंगा। देखिए जो बात है कोर्ट की और एसडीएम कोर्ट्स की, ये सुविधा एक किसानों के लिए दी गई है। नंबर 1, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में एक बहुत बड़ी सुविधा है कि पूरे कॉन्ट्रैक्ट से किसान कभी भी बाहर हो सकता है। किसान व्यापारी को मना कर सकता है कि भैया नमस्ते, मेरे को बाहर अच्छा भाव मिल रहा है, मैं आपको नहीं दूंगा। मतलब 100% उसे बैकआउट होने का अधिकार है। बताइए किसी सरकार ने ऐसा सोचा, किसान को ऐसा सेफगार्ड किया? लेकिन व्यापारी पे वो कॉन्ट्रैक्ट पाबंदी लाता है। नंबर दूसरी बात, देखिए सिविल कोर्ट्स में सरकार का नीतियों का, प्रशासनिक नीतियों का तो एटलीस्ट कोई बस नहीं चलता है। सिविल कोर्ट अपने हिसाब से समय लेता है, लेकिन हम चाहते थे कि अगर कोई किसान किसी व्यापारी से डिसीव्ड होके कोर्ट में जाना चाहता है तो एक सिंपल रास्ता हमारे पास में ये एग्जीक्यूटिव कोर्ट्स हैं। यहां पे हम टाइम लिमिट निर्धारित कर सकते हैं, एसडीएम को इंक्वायर कर सकते हैं कि आपके यहाँ कितने प्रकरण बने और कितनों पे 30 दिन में फैसला हुआ। ये खास बात है। ये क्या हम सिविल जज से पूछ सकते हैं, बुला के सरकार का सेक्रेटरी पूछ सकता है कि कितने आपने फैसले दिए? हम किसान को ये सहूलियत देना चाहते थे साहब, इसलिए उससे ये दरवाजा भी खोला है। और तीसरी बात, न्यायालय भी जाने दीजिए। हाँ तो जा सकता है भाई। देखिए हिंदुस्तान के संविधान में कोई कानून क्या ऐसा है जिसमें न्यायालय में जा नहीं सकता? किसी संविधान की मौलिक धाराओं को तो लेके जा ही सकता है कम से कम। तो मुझे नहीं लगता वो मायने हैं, गलत मायने ना निकाले जाए। तीसरी बात, कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किस बात की है? कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग इस बात की है कि इस खेत पे जितनी उपज होगी वो मैं एश्योर पा रहा हूं, मैं किसान हूं, मुझे एश्योरेंस मिल रहा है एक व्यापारी से
कि वो मुझसे इस रेट में इस फसल को खरीदेगा, मक्का को 2000 रुपए क्विंटल में खरीदेगा। आज व्यवस्थाएं वैसी नहीं है और आपस में समझौते हो भी जाते हैं तो उसके सुलह सपाटे और उस पर निर्णय के लिए कोई कोर्ट का, कोई एग्जीक्यूटिव कोर्ट में जाने का कोई अधिकार प्रश्न नहीं बनता है, उसको सुविधा की गई है। और चौथी बात, मान लीजिए किसी व्यापारी ने कहा कि साहब मुझे तो फला फला नुकसान हो गया है, किसान ने कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर नहीं किया था, इसमें ये छदम काम हुआ था, इसने मक्के का कहा था और भर को भूसा दिया था, तो किसान के ऊपर क्या पेनाल्टी हो सकती, किसी भी हद में। पहले तो किसान बैकआउट हो सकता है, दूसरी बात पेनाल्टी भी होगी तो किसान को केवल उस रकम तक की जो उस कॉन्ट्रैक्ट में होती हो, अधिकतम उसकी जमीन, वो एसडीएम भी, वो ज्वाइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी जब्त नहीं कर सकता। रेवेन्यू रिकवरी, सुनिए ना आप, उस किसान की जमीन से कोई रेवेन्यू रिकवरी नहीं हो सकती है, ये इस बिल में प्रावधान है। बैंक कर्जा वसूलने के लिए किसान की जमीन से रेवेन्यू रिकवरी करवाते हैं, इसमें रेवेन्यू रिकवरी उसकी जमीन से नहीं हो सकती, तो उसकी जमीन एकदम अनटचेबल है, अनटचेबल। कोई जमीन के एक सुई बराबर कोन को भी हाथ नहीं लगा सकता, छेड़ सकता। और किसान के लिए क्या सेफगार्ड चाहिए? एक मुद्दा शर्मा जी, कक्का जी ये बोल रहे हैं कि कोर्ट जा सकता है, न्यायालय जा सकता है, एसडीएम कलेक्टर के अलावा वो न्यायालय जा सकता है। नहीं, ये बहुत सफाई कर रहे हैं, ये भी भाजपा के प्रवक्ता रहे पहले जी, अभी भी है भाजपा कोर्ट है। हाँ, भाजपा की अभी भी है, भाजपा की तरफ से ही मैं बैठा हूँ साहब जी। अच्छा, हमें पता नहीं है, हम तो बेंगलुरु 13 लाख करना है वो कर रहे हैं, जो बिल कह रहा है वो बता रहा हूँ जी। 13 लाख एसडीएम के कोर्ट में अभी नामांतरण के प्रकरण पेंडिंग है। एसडीएम को प्रोटोकॉल से नहीं मिलती है फुर्सत जी, 12-12 साल के केस नामांतरण में है। मेरा एक जमीन का नामांतरण भोपाल में 24 साल से है जी, वो फैसला करेगा हमारे किसान के बारे में। आप फ्री कर दो ना कि किसान चाहे तो सिविल कोर्ट या कृषि न्यायालय की स्थापना कर दो कि ये जो झमेले आएंगे वो करेंगे। उसमें साफ लिखा है कि आप सिविल न्यायालय में, सिविल कोर्ट में नहीं जा सकते। नहीं, मैं कक्का जी आपके सुझाव को अच्छा मानता हूं, बिल्कुल आगे बात करी जाएगी, चर्चा योग्य है, कोई दिक्कत नहीं है। स्पेसिफिक एसडीएम भी बनाया जा सकता है हर जिले में एक। अरे सुनिए, मैं बीच में बात सुनना पसंद नहीं करता हूं, बीच में बोलता नहीं हूं, तो इस पार्टी का आप भी ध्यान रखें। जी। एक तो फ्री कर दें आप तो न्यायालय से जाने से। अच्छा, दूसरा ये हमारा है कि कानून में जो एक्ट बना है वो तो आपने पढ़ा होगा कि एमएसपी की गारंटी देने से सरकार क्यों बच रही, उसका भी आप कोई ना कोई बहाना बता देंगे। जब आप ढेर सारे कानून बना चुके हैं, एक लाइन जोड़ देना कि हम ये गारंटी देते हैं कि प्राइवेट मंडी हो या सरकारी मंडी हो, सभी में बाध्यता होगी। क्या व्यापारी को केवल पैन कार्ड, लाइसेंस की आवश्यकता नहीं है, केवल पैन कार्ड लेके वो करोड़ों रुपए का किसान का माल लेके चंपत हो सकता है? तो क्या कर लोगे आप? नीरव मोदी बढ़ गया, ये बढ़ गया, बड़े बड़े चोर भाग गए हैं तो किसान को लूट लेंगे। इसलिए इसमें माकूल परिवर्तन की आवश्यकता है। और पहला जो अध्यादेश है उसमें आप सरकार को अपनी ओर से बात पहुंचाइए ऊपर तक, और नहीं तो मैं तो पहुंचा ही रहा हूं कि आप इसमें अपनी मंशा स्पष्ट कर दें। किसान के सामने आज विकास का, विश्वास का संकट है, हम विश्वास किस पे करें, ये सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए एमएसपी क्या आज दिनांक तक किसी कानून के माध्यम से किसी सरकार ने गारंटी की? कक्का जी, कौन से एक्ट में आज गारंटी है जो बिगड़ रही है, स्थिति बिगड़ रही है, ये बताइए आप। क्या कहीं स्थिति बिगड़ रही है आज के वर्तमान के मुकाबले? मध्य प्रदेश मंडी बोर्ड, मंडी एक्ट 1972 धारा 36 को पढ़िए आप। मैं यही कह रहा हूं कि कल जो विधानसभा के पटल पे मध्य प्रदेश के मंडी के संशोधन रखे गए हैं उसमें वो इंक्लूडेड उसी में है, वो उसी में प्राइवेट मंडी का जिक्र है साहब। तो क्योंकि पहले तो एमएसपी, अच्छा एक बात बताइए आप, तो किसी किसान का, एक मिनट, संदीप जी ने पोल्ट्री के लिए मक्का बेचा, अब वो एफएक्यू से कम था, एफएक्यू से कमतर क्वालिटी का था, बताइए उसका निपटान कोई किसान कैसे करेगा? कोई किसान कैसे करेगा? व्यापारी को दे दोगे आप
तो वो FAQ से सही हो जाता है। नहीं, एक बात बताइए ना, अगर फफूंद लगा मक्का है तो उसका बेचारा किसान कैसे विक्रय करेगा? अगर आप कानूनन MSP लागू करवाना चाहते हैं, अरे मक्का तो ये तो चर्चा की बात है। आप अच्छा सुझाव देंगे, मैं सरकार तक लेके वो बिकेगा ही नहीं उसके बाद। वो मक्का का MSP है ना भाई, नहीं, उसके बाद वो बिकेगा ही नहीं। नहीं, फफूंद लगा है मक्का, अगर वो 50% या 40% ह्यूमिडिटी मॉइस्चर कंटेंट वाला है, फिर क्या होगा सर? मैं ये कहना चाह रहा हूँ। ऐसे माल के लिए भी तो बिक्री के हमें रास्ते खोलने पड़ेंगे ना बाजार में। चलिए, तो बिक्री रास्ते खोलिए। अग्निहोत्री जी, चलते चलते आपकी संक्षिप्त टिप्पणी ज्यादा हो गया। अग्निहोत्री जी, आपकी संक्षिप्त टिप्पणी। नहीं, मुझे लगता है कि एक तो राजनीतिक चश्मा उतार करके सारे किसानों के मामलों को देखना चाहिए। दूसरा, ये आरोप लगाना मीडिया पे बंद करना चाहिए कि आप किसी की तरफदारी कर रहे हैं, क्योंकि हम तो पढ़ के, लिख करके, समझ करके बात करते हैं। दूसरी बात, पूरा सोशल मीडिया इस बात से भरा हुआ है। कई किसानों ने, जो किसी राजनीतिक दल से जुड़े हुए नहीं हैं, उन्होंने अपने वीडियो डाले हैं सोशल मीडिया में इस कानून को लेकर के, उसके समर्थन। आप तो अपनी टिप्पणी करेंगे। मैं वही आपको बता रहा हूँ, टिप्पणी ही है ये जी, कि आप राजनीतिक चश्मा नहीं उतारेंगे और केवल अपना ही सोचेंगे और दूसरे का समझने का प्रयास ही नहीं करेंगे, क्योंकि समझना ही नहीं है। जो मैंने शुरू में बोला, जब आपको समझना ही नहीं है तो फिर आप कैसे उस बात को समझेंगे? ये लोग चाह रहे हैं कि कुछ संशोधन कर देना। नहीं, वो जो सुझाव आ रहे हैं वो तो सरकार लेगी। विकास बोंदिया जी बोल ही रहे हैं कि जो अच्छे सुझाव आ रहे हैं कि आप समर्थन मूल्य पे आप खरीदेंगे ही, ये गारंटी ले दीजिए एक लाइन। हाँ, दे देना चाहिए। मुझे लगता है कि जो अच्छे सुझाव हैं, पत्र सरकार ने जारी किया। त्रिपाठी जी, रहेगी विधेयक से पहले होती है। अरे बाद में हमारी छुट्टी में हाथ क्यों नहीं लगाया? बाद में भी संशोधन विधेयक आते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बात का है सारी चीजें सामने आ जाती। वो तो है, लेकिन अब चूंकि आनंद फानंद में बिल लाना था। अच्छा, एक बात बताइए जितेंद्र जी, उप सभापति ने राज्यसभा में कहा आप आपकी सीट पे जाके आप आपकी सीट पे जाइए और वोटिंग अरे आपके विकास जी क्यों नहीं गए? वो बात के लिए तैयार नहीं हुआ, वोटिंग की के लिए वोटिंग की मांग की गई, आप वोटिंग के लिए तैयार नहीं थे। चर्चा के लिए कोई मैनुअल को फाड़ता, कोई मैनुअल को फाड़ेगा, कहीं ना कहीं उसके अधिकारों को आपने देखा मैनुअल फाड़ा गया कि नहीं फाड़ा गया? आप माइक बंद कर रहे हो, आप मतदान को तैयार नहीं हो। आप कहते हो कि हम न्याय कर रहे हैं राज्यसभा में बैठ के, राज्यसभा में काला समय समाप्त हो गया। संदीप जी माफ करिएगा, समय समाप्त हो गया है, बल्कि ज्यादा हो गया। अरे राज्यसभा में सारे प्रश्नों का उत्तर दिया गया है, ये सुनने को तैयार नहीं है। चलिए, वोटिंग नहीं हुई है, ये कह के हंगामा हो गया, इस तरह के वोटिंग नहीं हुई है। क्या दिक्कत? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी आपका, विकास जी आपका, शर्मा जी, कक्का जी आपका और संदीप जी आपका, अग्निहोत्री जी आपका भी विशेष टिप्पणी के लिए। तो कृषि विधेयक को लेकर संसद से सड़क तक संग्राम है। राज्यसभा में कृषि विधेयक के पास होने के बाद अब कांग्रेस ने राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन का ऐलान किया है। वहीं बवाल के बीच मोदी सरकार ने रबी फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP में 50 से 300 रुपए प्रति क्विंटल तक की वृद्धि कर दी है। हालांकि इसके बाद भी कांग्रेस पीछे हटने को तैयार नहीं है। उसका कहना है कि कृषि विधेयक के खिलाफ आंदोलन के दौरान विरोध मार्च, धरना प्रदर्शन के साथ इसके खिलाफ किसानों और गरीबों के 2 करोड़ हस्ताक्षर जुटाना शामिल है। इसके बाद राष्ट्रपति को एक ज्ञापन भी सौंपा जाएगा। खैर, कांग्रेस की रणनीति सड़क पर कितनी सफल होगी और किसानों का कांग्रेस को कितना साथ मिलेगा, ये आने वाले समय में पता चलेगा। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि बिहार में जहां विधानसभा चुनाव होने हैं, तो वहीं मध्य प्रदेश में सत्ता का फैसला करने के 28 सीटों पर उपचुनाव की जंग है। अब ऐसे में कांग्रेस का ये देशव्यापी आंदोलन क्या मोदी सरकार के लिए एंटी मूवमेंट बन पाएगा? साथ ही क्या इस आंदोलन के बाद मोदी सरकार बैकफुट पर आएगी? वो भी तब जब लोकसभा के बाद राज्यसभा में बिल पास हो गए। देखना अहम होगा। इसी के साथ जनता आगे जवाब देता है। फिर हाजिर होंगे नए मुद्दे, नए सवाल के साथ। नमस्कार। आप देख रहे थे नंबर 1 प्रोग्राम जनता मांगे जवाब।